शांत चित्त से जब हम इस संसार को देखते हैं तो लगता है कि क्या बनाई है प्रभु ने ये कायनात। प्रभु लाख लाख शुक्र। लेकिन जैसा ही मन का शांतपना डिस्टर्ब हुआ, मन डिस्टर्ब हुआ, वैसे ही लगने लगता है कि ये संसार कितना विचित्र है। हर व्यक्ति अलग अलग है, हर व्यक्ति एक ढंग से सोच नहीं सकता, और इसीलिए अगर आप कुछ करना चाहो तो आपके ढंग से कोई दूसरा सोचेगा नहीं तो गड़बड़ होगी और तनाव होगा। हर जगह तनाव महसूस होता है, हर व्यक्ति का ढंग अलग, सब कुछ अलग। कुछ करने की सोची लेकिन साथ नहीं मिलता। इंसान हमेशा इंसान को लगता है कि वो अकेला है, और बात सच है, हर व्यक्ति अकेला है। उसे अलग अलग बनाया है। संसार की हर चीज अलग अलग है, वैरायटी है। वो जैसी है वैसी अगर हम देखें तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन अगर हम उसे बदलने का प्रयत्न करते हैं तो तनाव है। मेरे सामने एक गधा खड़ा है और एक घोड़ा खड़ा है। अगर हम कहते हैं कि दोनों भागो तो घोड़ा तो भागेगा लेकिन गधा नहीं, थोड़ा रुकेगा। फिर हमें उसे बहुत फोर्स करें तो थोड़ा भागेगा। अब गधे को देखकर अगर हमें गुस्सा आ रहा है, तनाव उत्पन्न हो रहा है, तो किसका इसमें प्रॉब्लम है? किसने गलती की? गधा तो बेचारा जो है वो है, हम उसे घोड़े की तरह भगाने का प्रयत्न कर रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम हमारा है। हम तनाव में आ जाते हैं क्योंकि हम सामने वाले को जैसा है वैसा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। जो जैसा है सुंदर है, अगर ऐसा हम देख लें तो संसार सचमुच बहुत सुंदर है। जीवन ऐसे नहीं चलता। कोई भी कार्य करना हो तो ये सारे अलग अलग लोगों को मिलकर ही कार्य होता है, और वहाँ फिर हम तनाव में आ जाते हैं। स्ट्रेस, जिसको मनोवैज्ञानिक तान-तनाव कहा जा सकता है, मेरे हिसाब से आज के युग की बहुत बड़ी समस्या बनी है। और ये ज़रूरी नहीं कि स्ट्रेस खाली बड़ों को हो या जो जिम्मेदारी के काम करने वाले लोग हैं उन्हीं में वो पाया जाता है, ये सही नहीं है। आज दुनिया में छोटे बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबको अपना अपना स्ट्रेस है। बच्चों को पढ़ाई की टेंशन है, करियर की टेंशन है, युवा पीढ़ी जो है उनको अपने अपने प्रॉब्लम्स है, शादीशुदा लोगों को अपने प्रॉब्लम्स है, जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनको अपने प्रॉब्लम्स है, जो रिटायर हो गए उनको अपने प्रॉब्लम्स है, घर में काम करने वाली जो गृहिणी रहती है उनको अपनी समस्याएं हैं, रिटायरमेंट के बाद भी समस्याएं बढ़ जाती है या उनका स्वरूप बदलता है। कहने का मतलब यह है कि स्ट्रेस आज हर किसी इंसान को है, जो जिंदा है वो स्ट्रेस से मारा हुआ है। स्ट्रेस या तनाव के बारे में अगर डिस्कस करना है तो पहले ये जानना ज़रूरी है कि स्ट्रेस क्या होता है, और हम डॉक्टर्स, साइकेट्रिस्ट स्ट्रेस या तनाव को किस तरह से समझते हैं। स्ट्रेस या तनाव कोई भी सिचुएशन से, कोई भी परिस्थिति से पैदा होता है जहां हमें लगता है कि भाई हम ये स्थिति से निपटने के लिए काबिल नहीं है, या हमारे में उतनी कैपेसिटी नहीं है जिससे ये सिचुएशन से डील कर सके। एक ज़रूरी बात स्ट्रेस में जानना इम्पॉर्टेंट है कि परिस्थिति से ज़्यादा, सर्कमस्टेंस से ज़्यादा हमारी खुद की पर्सनालिटी, हमारी खुद की कोपिंग एबिलिटी कितनी है, ये नक्की करेगा कि हम स्ट्रेस से डील कर सकेंगे कि नहीं। स्ट्रेस की सिचुएशंस तो अनेक होती है, अनेक परिस्थितियाँ होती है, लेकिन फाइनली दो चीज़ें ज़रूरी है। एक हमारी पर्सनालिटी, और दूसरा हमारे हम में क्या है, हमारा एजुकेशन कितना है, हमारा सपोर्ट सिस्टम कितना है। जब भी किसी को स्ट्रेस मालूम पड़ता है तो शुरू में बॉडी में तनाव पैदा होता है, बॉडी में टेंशन पैदा होता है, जिसे लोग आम रूप से टेंशन का ही नाम देते हैं। जो मसल्स होते हैं, शरीर के स्नायु होते हैं, वो टाइट हो जाते हैं। ये शुरुआत की स्थिति है, जिसे हमारी टेक्निकल लैंग्वेज में फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म बताते हैं। ये एक
खुद को, शरीर को, मन को स्ट्रेस से लड़ने की तैयारी है, एक स्टेट ऑफ अलर्टनेस है। और ये नक्की करेगा कि भाई सिचुएशन ऐसी है, उसे निपटा जा सकेगा तो हर हालत में निपटेंगे, और लगता है ऐसा कि बहुत ही भारी है, डील नहीं कर सकते, तो वहाँ से निकल आएंगे। ये फ्लाइट और फ्राइट है। जब हम पैदा हुए हैं तब हम दो चीज के साथ पैदा हुए हैं। एक तो है हमारा ये शरीर जिसके साथ हम पैदा हुए हैं, और दूसरा हमारा समय। कितने समय के बाद हम मरने वाले हैं वो निश्चित है, और ये सब के साथ में हमें जीवन जीना है। अब शास्त्र ये कहते हैं, नो थाई सेल्फ, अपने आप को पहचानो। आप अलग हो, आपके लिए जो सही है किसी और के लिए वो सही नहीं हो सकता। आपके लिए जो अच्छा है किसी और के लिए बुरा हो सकता है। इसीलिए आप अपने आप को पहचानो। अब अपने आप को पहचानो का मतलब क्या? कौन हमें बताएगा कि क्या पहचानो? साइंस के ढंग से तो देख लिया कि हमारे शरीर में सब अवयव हैं, लेकिन योग ये बात नहीं करता। जब भी स्ट्रेस रहता है, थोड़े दिनों के लिए चलता रहता है, हमारा पूरा कंसंट्रेशन, हमारी सब काबिलियत स्ट्रेस को डील करने में लग जाती है, ये दूसरा स्टेज है। जब भी ये सेकंड स्टेज में और कोई नई समस्या, कोई नई सिचुएशन आ जाती है, तो हम उससे डील नहीं कर पाएंगे। और फाइनल स्टेज में, जिसे हम स्टेज ऑफ एग्जॉशन बोलते हैं, इस स्टेज में स्ट्रेस या स्ट्रेस की सिचुएशन चालू ही रहती है। तो ये फाइनल स्टेज में, ये स्टेज ऑफ एग्जॉशन में हमारी सब रेजिस्टेंस, हमारी सब एनर्जी ख़त्म हो जाने के बाद हम बीमार पड़ते हैं, जिसे स्ट्रेस रिलेटेड इलनेसेस बोलते हैं, या तनाव से पैदा हुई बीमारियां बोलते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये स्टेजेस होते हैं, तो फर्स्ट स्टेज में हमें शरीर में तनाव या टेंसनेस मालूम पड़ता है, साथ में थोड़ी नींद में प्रॉब्लम आने लगती है, नींद कम आती है, भूख नहीं लगती है। ये सब स्ट्रेस के, तनाव के शुरुआत के लक्षण है, कॉमन लक्षण है, आम लक्षण है, जिससे लगभग हर कोई ने एक्सपीरियंस किया है या अनुभव किया है। लेकिन जब भी स्ट्रेस चालू रहता है, सिचुएशंस चालू रहते हैं, तो ये जो लक्षण है वो ज़्यादा फिक्स होने लगते हैं, परमानेंट होने लगते हैं, और फाइनल स्टेज में यही लक्षण बीमारियों का रूप लेते हैं, जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है। अपने आप को पहचानो मतलब क्या? योग कहता है जागरूक हो जाओ, हर क्षण अपने को देखो। हमारा अक्सर दृष्टिकोण बहिरंग होता है, हमारा ध्यान सबकी ओर होता है मगर अपनी ओर नहीं होता। पूरा ध्यान अपनी ओर डालो। हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उस पर पूरा ध्यान हो। मैंने क्या चीज़ की, उसका मुझ पर क्या असर पड़ा, वो मैं ही जान पाऊंगी और कोई दूसरा नहीं। इसलिए जागरूक होना है। जब हम तनावग्रस्त होते हैं तो लगता है कि ये संसार बहुत विचित्र है, कोई चीज़ बराबर नहीं हो रही, लेकिन इसी संसार में हमें अपना काम करना है। तो कैसे करना, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। योग शास्त्र बताता है संसार में किस तरह जीवन जिया जाए, संसार को जीने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। अब हम इतना ज़रूर समझ लें कि दिमाग में अगर तनाव का विचार आया, दुखी हुए, चिंता हुए, फ्रस्ट्रेशन आया, टेंशन हुआ, गुस्सा आया, तो उससे नुकसान हमें है और किसी को नहीं। सामने वाला तो जो करता है वो करे, लेकिन अगर वो मुझे बुरा लगा तो नुकसान मुझे है। इस संसार को नेगेटिवली देखना या पॉजिटिवली देखना, ये हमारे हाथ में है। अब स्ट्रेस किसे कहा जा सकता है? मुझे लगता है कि कोई भी काम जब हम करते हैं तो वो काम करने के वक्त थोड़ा हमारा सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है वो काम के लिए। लेकिन होता ये है कि हम उससे कई ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं, कई ज़्यादा सतर्क हो जाते हैं, और वो जो तनाव हम ज़्यादा लंबे अरसे तक अपने साथ ले चलते हैं, उससे समस्याएं बढ़ती हैं। सितार जैसा अगर इंस्ट्रूमेंट आप लें तो उसमें तार रहती है, और तार अगर ठीक तरह से तानी नहीं जाती तो उसमें से सुर निकलेंगे नहीं, और हद से ज़्यादा भी अगर तनाव बढ़ गया तो वो तार टूट जाएगी, तभी भी वो इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो जाएगा। तो
ऑप्टिमम टेंशन रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन होता यह है कि हद से ज़्यादा टेंशन बढ़ जाता है, जिसको हम डिस्ट्रेस कहते हैं, वो डिस्ट्रेस हो जाता है और तभी उसके जो परिणाम होते हैं, गलत परिणाम, वो हमारे मन के ऊपर और धीरे धीरे मन से शरीर के ऊपर भी दिखने शुरू हो देते हैं। परिस्थिति तो हमारे हाथ में है नहीं, सामने वाला कुछ करेगा या नहीं करेगा हमें पता नहीं, कब क्या हो जाएगा अंदाज ही नहीं। आप भी घर से निकले, एक्सीडेंट हो गया, गिर गए, ऑफिस जाना था, अब हॉस्पिटल पहुंचे, अब पूरा का पूरे दिन की हमारी दिनचर्या है वो पूरी अलग हो गई। संसार ये है, परिस्थिति हमारे हाथ में है ही नहीं, लेकिन उस परिस्थिति में मेरा क्या कर्तव्य है वो मेरे हाथ में है। परिस्थिति से मैं डिस्टर्ब भी हो सकती हूँ कि भाई मुझे ही क्यों एक्सीडेंट हुआ, या उस परिस्थिति को जैसी है वैसी एक्सेप्ट कर लूँ और अपनी तरफ से अपना कर्तव्य करूँ। हमें अपना कर्तव्य करना है बिना टेंशन किए। टेंशन से नुकसान मुझे है ये याद रखकर टेंशन नहीं करना। बहुत बार गुस्सा आ जाना स्वाभाविक बात है और बिल्कुल स्वाभाविक बात है, लेकिन मन में नक्की करना पड़ेगा कि मुझे गुस्सा नहीं करना, क्योंकि उससे और प्रॉब्लम बढ़ेंगे। खैर, जब भी हम तनाव में आ जाते हैं, पता होते हुए भी कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा आ जाता है, पता होते हुए भी कि चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंता कर लेते हैं। जब भी हम ऐसी गलतियां करते हैं तो हमें क्या क्या करना चाहिए ये समझ लें। सबसे पहला तो हमें ये देखना है कि हम क्या खा रहे हैं, क्योंकि उसका सीधा संबंध दिमाग पर पड़ता है। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। जैसे हम योगा में राइटली कहते हैं, जैसे आदमी का खाना होता है वैसे ही उसका दिमाग, और जैसे उसका दिमाग वैसे ही उसका जीवन। तो आप देख सकते हैं कि खाने का बिल्कुल डायरेक्ट इफ़ेक्ट है आदमी के लिविंग के ऊपर। खाना जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली जब हम योगा में अलग अलग किस्म के गुनास बोलते हैं। एक तो है सात्विक डाइट। सात्विक डाइट जो है ये बहुत ही एसेंशियल डाइट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इसमें सारे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, सीरियल्स है, जैसे गेहूं है, चावल है, ये सारे इंक्लूड करते हैं। ये सात्विक गुना की जो चीज़ें हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली दिमाग को तीव्र बनाते हैं, ये कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करते हैं, इसमें डाइजेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ये बिल्कुल रिलैक्सिंग होते हैं एज़ कम्पेयर टू जब हम राजसिक डाइट के बारे में बात करते हैं। राजसिक डाइट में जैसे नॉन वेजिटेरियन फूड्स, स्पाइसी फूड्स, तली हुई चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो है राजसिक फूड्स के अंदर आती है। ये सारी राजसिक जो चीज़ें हैं ये बहुत सारा इरिटेशन क्रिएट करते हैं, आदमी का दिमाग बिल्कुल अग्रेसिव बना देते हैं, आदमी को गुस्सा आने लगता है, क्योंकि इन सारी चीज़ों का इफ़ेक्ट डायरेक्टली नर्व्स पे है। जैसे कॉफ़ी है, चाय है, एक्स्ट्रा पान है, टबैको है, स्मोकिंग है, ये सारी चीज़ें भी राजसिक कैटेगरी में ही गिरती है। जब हम तामसिक कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, तामसिक कैटेगरी ये होता है योगिक सेंस में जो भी खाना 24 घंटे के ऊपर बनाया हुआ है ये सारा तामसिक फूड होता है। तो जैसे आजकल नवा ट्रेंड बन गया है, लोग खाना बना के फ्रिज में रख देते हैं, वही खाना दिन ब दिन रोज़ रोज़ गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं, खाते हैं। ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि ईच टाइम जब हम खाना गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं, अलग अलग किस्म का बैक्टीरिया ग्रो होता है। एंड में जो 24 घंटे के बाद आप खाते हैं सिर्फ बैक्टीरिया खाते हैं और उसमें थोड़ा सा फाइबर रह जाता है और कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होता है। तो इसीलिए फ्रेश खाना चाहिए, बाय फ्रेश वेजिटेबल्स, सीजनल वेजिटेबल्स बाई करिए, ये नहीं कि फ्रोज़न वेजिटेबल्स बाई करिए। फ्रोज़न वेजिटेबल्स भी हम जब बाई करते हैं, कैन वेजिटेबल्स या फ्रोज़न वेजिटेबल्स या फ्रोज़न फूड्स, इन सब में बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। जैसे हम जानते हैं सारे प्रिजर्वेटिव्स जो है सोडा के होते हैं, सोडियम के होते हैं, ये कोई भी सोडियम के प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट है या अजीनोमोटो है, ये सारा ही बहुत सारे टॉक्सिन्स क्रिएट करते हैं बॉडी में। जब हम तनाव में आते हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए कि क्या खाना क्या ना खाना। भोजन का असर पड़ता है, एक तो जो हम खाते हैं उसका शरीर पर असर तो पड़ता ही है, शरीर में उस हिसाब से हमें ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है, लेकिन सबसे ज्यादा असर मन पर पड़ता है। जरूरी है कि ऐसा भोजन खाएं कि जिससे मन में शांति आए और शरीर में भी रिलैक्सेशन आए, शरीर में भी शिथिलीकरण हो जाए कि जिससे उससे तनाव ना बढ़े,
ऐसा भोजन जो पचने में भारी है ना खाया जाए, क्योंकि अभी तनाव है। लेकिन पचने में जो हल्का है वो ज़रूर खाएं। तो अब समझना पड़ेगा कि मेरे शरीर में क्या भोजन हल्का है और क्या भारी है। यहाँ जागरूक होना पड़ेगा। सबसे पहले तो कि थोड़े से जो नियम है वो याद रखे जाएं कि इंसान को खाली पेट लंबा नहीं रहना चाहिए। भूखा रहना गलत है, क्योंकि विचार तो चलते ही रहते हैं, तो एनर्जी इतनी यूज होती है कि भूखे रहने से तनाव बढ़ेगा। मन शांत कर सको तो तनाव है ही नहीं। तो कुछ खाना जरूरी है, लेकिन हल्का खाना। तनाव से पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत सीक्रेट होता है। हमारे अंदर के सारे अवयव में काफी टेंशन आ जाता है। हमारे सारे अवयव जो काम करने चाहिए वो बराबर काम नहीं करते। जब हम तनावग्रस्त होते हैं तो ऐसी चीज खाएं जो पचने में हल्की हो। पचने में हल्की चीजों में आता है प्रवाही पदार्थ, लिक्विड्स। जैसे फल लिक्विड्स हैं। फल खाए जाए, फ्रूट जूस ना लें मगर फल खाएं, उससे शरीर में बैलेंस आ जाएगा। उसी तरह जितना हो सके कोशिश करें कि समय पर खाएं। दिन भर के दिनचर्या में इंसान को कम से कम 4 बार तो भोजन करना ही चाहिए। सवेरे का ब्रेकफास्ट जिसको कहते हैं, फिर लंच, फिर शाम का नाश्ता और रात का डिनर। बीच में 4 घंटे का गैप हो। होता यह है कि तनाव में व्यक्ति को पता ही नहीं लगता कि उसे भूख लगी है या नहीं। और नियम बड़ा साफ है कि अगर भूख ना लगे तो खाना ना खाया जाए। भूख के बिना खाना खाना वो भी तनाव पैदा करेगा। उतना ही खाना कि जिससे भूख मिटे, बहुत ही अच्छा है। लेकिन तनावग्रस्त व्यक्ति को ये कुछ नहीं मालूम होता। जब खाना खाए शांति से खाए। डोंट ईट व्हाइल यू आर डिस्कसिंग आउट ऑन अ मीटिंग। ज़रूरी है कि फ्रेंड्स के साथ बैठ के खाएं या फैमिली के साथ बैठ के खाएं। टीवी बिल्कुल ना देखें, क्योंकि उस टाइम पे हमको पता नहीं होता हम कितना खा रहे, क्या खा रहे। और अल्टीमेटली आजकल जो ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, ओवरवेट का प्रॉब्लम है, ये इन्हीं सब चीज़ों की वजह से है। क्योंकि आदमी वर्क पे खा रहा है, बिजनेस मीटिंग्स के ऊपर या टीवी देखते खा रहा है, उसको कोई पता नहीं कितना खा रहा है, क्या खा रहा है, वो खाए जा रहा है। और उसका बॉडी में जो जितना खाना हम शांति से खाते हैं, साइलेंस रख के खाते हैं, ना हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड खाते हैं, तो उसका असिमिलेशन और अपटेक भी बेहतर होता है। अगर हम टेंशन में खाएंगे तो इसका असिमिलेशन बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। जितना भी न्यूट्रिएंट्स लेंगे वो बॉडी पूरा रिजेक्ट करता है। इसीलिए ज़रूरी है कि एक अच्छा स्टेट ऑफ माइंड बना के खाइए। अगर तनाव के वक्त हमने क्योंकि बहुत भूख लगी है कुछ भी खा लिया, तो जो फैट हमारे पेट में जाएगी वो फैट शरीर में जमा हो जाएगी और कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा। ऊपर से आदमी मोटा होगा, या ऊपर से दुबला भी रहे अंदर से मोटा होने लगेगा और काफी रोग हो जाएंगे। आयुर्वेद का तो कहना ये है कि सारे रोग की जड़ ही भोजन है। और इसीलिए हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम मुंह में क्या डाल रहे हैं और कब डाल रहे हैं, किस स्थिति में डाल रहे हैं। इसलिए जब हम तनावपूर्ण स्थिति में हैं तो अमुक ही तरह का भोजन करें, मन में नक्की कर लें। एक तो अपना दिन अच्छे स्माइल के साथ चालू करिए। साथ में 2 पीसेस बादाम, 2 पीसेस खजूर ये ले सकते हैं। मेथी के दाने जो रात में भिगाए हुए हैं, ये टैबलेट्स की तरह स्वॉलो कर देंगे तो क्लेंजिंग के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद एक अच्छे वॉक के लिए जाइए। वॉकिंग 45 मिनट्स मस्ट है, क्योंकि पहले 20 मिनट्स में बॉडी ओनली बर्न्स कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद 10 मिनट प्रोटीन्स बर्न करता है और लास्ट 15 मिनट में फैट बर्न करता है। इसीलिए 45 मिनट्स वॉक ज़रूरी है। इसके बाद एक अच्छा ब्रेकफास्ट खाइए जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स का दोनों का वेल बैलेंस है, क्योंकि ब्रेकफास्ट जो होता है ब्रेकिंग योर फास्ट तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसमें कोई भी सीरियल बेस्ड चीज़ें जैसे खाखरा है, इडली है, ढोकला है, पोहा है। सीरियल्स आजकल बहुत सारे लोग कॉर्नफ्लेक्स या व्हीट फ्लेक्स ले रहे हैं, तो ये ले सकते हैं। व्हीट फ्लेक्स बेटर है क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा है। हनी कोटेड जो कॉर्नफ्लेक्स होते हैं ये अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि इसमें अननेसेसरी एडेड कैलोरीज होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। इसको थोड़े दूध के साथ ले लीजिए, चाहिए तो एक फ्रूट इंक्लूड कर दीजिए, 2 खाखरा या 2 इडली
ऐसा आप ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। इसके साथ 1 कप दूध ले लीजिए या हर्बल टी ले लीजिए। दूध थोड़ा डाइल्यूटेड होना चाहिए, बिल्कुल मलाई हटाई हुई होनी चाहिए। एक बार दूध को उबाल लो, मलाई हटा दो और थोड़ी देर फ्रिज में रख दो और मलाई आएगी। ये सारा मलाई हटा के ऐसा दूध लेना चाहिए। इसी का दही और पनीर भी बनाना चाहिए। इसके बाद मिड मॉर्निंग में एक चाहिए तो फ्रूट ले लीजिए, या नहीं तो थोड़ा सा नींबू का पानी या बटर मिल्क, ये कुछ भी एक चीज़ ले सकते हैं। लंच आइडियली 4 घंटे के बाद, अगर 8 बजे ब्रेकफास्ट किया है तो 12 बजे लंच ले लीजिए या 12:30 बजे ले लीजिए। सैलेड्स इंक्लूड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। थोड़ी सैलेड्स को ज़रूरी है कि अच्छे से इसको धो ले। चपातीस है, वेजिटेबल है, दाल है, राइस है, ये सारी जो नॉर्मल चीज़ है ये तो इंक्लूड करनी ही है। सैलेड ज़्यादा इंक्लूड करना है। बहुत ऑयली चीज़ें नहीं लीजिएगा। खाना ऑयल इतना ही होना चाहिए कि बिल्कुल तरी ना दिखे, और जब प्लेट हम देख रहे हैं तो इसमें बिल्कुल ऑयल के ड्रॉपलेट्स ना दिखे। अगर ड्रॉपलेट्स दिख रहे हैं मतलब ऑयल एक्सेस है, तो ये एक इंडिकेशन है कि कितना ऑयल लेना चाहिए। इसके बाद अगर प्यास लग रही है, बहुत सारे लोग बहुत पानी पीते हैं, पर ये रॉन्ग हैबिट है। ज़रूरी है कि खाने के आधे घंटे पहले या 1-1.5 घंटे के बाद ही पानी पिए, क्योंकि जो डाइजेशन के जूसेस होते हैं ये सारे डाइल्यूट हो जाते हैं। अगर प्यास किसी को आदत है पानी पीने की, इसके बजाय बटर मिल्क जो है, छाछ है, पतली छाछ, ये ले सकते हैं। इसके बाद ज़रूरी है कि फ्रूट्स इंक्लूड ना करें खाने में एक साथ, क्योंकि फ्रूट्स का जो विटामिन वैल्यू है, न्यूट्रिटिव वैल्यू है, ये बहुत ही डेलिकेट है, और जब हम हैवी मील खाते हैं तो ये पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसीलिए कीप अ मिनिमम गैप ऑफ 2 आवर्स बिफोर और आफ्टर द मील। खाने के पहले या खाने के बाद 4 बजे चाहिए तो कोई भी एक स्नैक ले सकते हैं, जैसे कुरमुरा है रोस्टेड, या रोस्टेड चना है, या ड्राई खाखरा है, या इडली है, उपमा है, पोहा है। सैंडविच, अगर आप वर्किंग है तो सैंडविच ले सकते हैं विदाउट बटर, विदाउट ब्राउन ब्रेड मिल रहा है तो आइडियल है। और इसके साथ 1 कप हर्बल टी मिल गई तो वेरी गुड, नहीं तो नॉर्मल टी ले सकते हैं। खाना, रात का खाना बिल्कुल लाइट होना चाहिए, बहुत हैवी नहीं होना चाहिए। जो भी पल्सेस है, जैसे राजमा है, चना है, छोले हैं, ये अर्लियर पार्ट ऑफ द डे में होनी चाहिए, क्योंकि जब रात में हम खाते हैं तो इसके बाद एक्टिविटी बहुत कम होता है। द नेक्स्ट थिंग वी डू इज़ गो टू स्लीप। तो इसीलिए ज़रूरी है कि रात का खाना जो है लाइटर होना चाहिए। जो भी प्रोटीन बेस्ड चीज़ें हैं ये अर्लियर पार्ट ऑफ द डे में होनी चाहिए, नहीं तो बहुत सारा गैस प्रॉब्लम देती है और रात में नींद नहीं आती है। थोड़ा उसके बाद 2 घंटे के गैप के बाद जस्ट बिफोर गोइंग टू स्लीप एक फ्रूट खा सकते हैं, नहीं तो यू कैन रिटायर विथ 1 कप ऑफ वार्म मिल्क। ज़रूरी है कि हर खाना शांति से खाए, इंजॉय करके खाए, खाने को कर्स नहीं करिए, नहीं तो अगर स्टेट ऑफ माइंड ठीक नहीं रहेगा तो मोस्ट न्यूट्रिटिव फूड विल हैव नो इफेक्ट। इसीलिए ईट विद अ राइट एटीट्यूड, ईट विद अ राइट माइंड। बस तो एक दिनचर्या बनाएं, दिनचर्या में लिखें कि भाई आज सवेरे, दोपहर, शाम, रात क्या खाना खाया, कि ये खाना खाने से मेरे शरीर में क्या असर हुआ, वो जानने के लिए थोड़े दिन मुझे ये सब लिखना पड़ेगा। 1 साल के लिए कम से कम ये लिख सके तो बहुत अच्छा रहेगा, कि जिससे पता लगे कि मेरे शरीर का स्वभाव क्या है। हमेशा ये होता है कि अमुक खाने की अमुक असर पड़ती है हमारे शरीर पे। किसी को केला खा लिया तो सर्दी हो जाती है, किसी को गाजर खा लिया तो किडनी स्टोन्स हो सकते हैं। तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि हमारे शरीर पर किस भोजन का क्या असर पड़ा, और उसके लिए हमें एक डायरी बनानी पड़ेगी, और उस डायरी में लिखना पड़ेगा बाकायदा कि क्या खाया और शरीर पर उसका क्या असर पड़ा। योग में सात्विक अन्न ग्रहण करने को बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि सात्विक अन्न बड़ी आसानी से पाचन होता है, और जैसे अन्न पाचन हो जाता है आदमी के शरीर और मन का तनाव बहुत आसानी से कम हो जाता है। योग में कुछ तकनीकें हैं जिसकी वजह से यह तनाव कम करने के बहुत आसान तरीके बताए जाते हैं। उसमें से कुछ तकनीकें, कुछ आसन अभी हम सीखते हैं। उसमें से पहला आसन होता है तालासन। तालासन किस प्रकार से किया जाता है यह अभी हम आपको दिखाते हैं। तालासन के लिए पहले सीधे खड़े हो जाएं, फिर पैरों में 1 फुट की दूरी ले लें,
पैर समांतर रखें। अब इसमें हमको 3 क्रियाएं एक साथ करनी है। एक तो सांस लेना है, दूसरा एड़ियाँ उठानी है और तीसरा दोनों हाथ एक साथ उठाने हैं। ये तीनों क्रियाओं में अच्छे प्रकार का समन्वय होना आवश्यक माना जाता है। हाथ उठाते समय हम सांस लेते हैं और जैसे ही ऊपर की तरफ हाथ पहुंच जाते हैं वहां पर सांस को और उस अवस्था को रोक लेते हैं। फिर इसे सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लाते हैं और एड़ियां भी जमीन पर लगाते हैं। तालासन बहुत ही फायदेमंद आसन माना जाता है। इसमें शरीर के सभी अंगों को व्यायाम मिलता है। मेरुदंड को ऊपर की तरफ खिंचाव मिलता है और उसी प्रकार से पाचन शक्ति भी बहुत अच्छी तरह से बढ़ती है। पाचन शक्ति ठीक होने के कारण तनाव भी कम करने में यह आसन मदद करता है। उसी प्रकार से यह आसन से मन का संतुलन बहुत अच्छी तरह से रखा जाता है। किसी भी परिस्थिति में मन को कैसे संतुलित रखा जाता है यह इस आसन से हम सीख सकते हैं। ध्यान रहे कि आसन करते समय जो हृदय रोगी रहेंगे उनको सांस नहीं रोकना है और एड़ियां भी नहीं उठानी है। तालासन फायदेमंद आसन होता है, फिर भी खाना खाने के बाद 3 घंटे तक इसे नहीं करना है। खाना खाने से पहले कभी भी इसे आप कर सकते हैं। अब जो आसन हम आपको बताने जा रहे हैं उसे वज्रासन कहते हैं। वज्रासन ये बहुत ही पॉपुलर आसन है, मेडिटेशन के लिए भी बहुत ही अच्छा आसन है। काफ़ी लोग इसमें कंफर्टेबली बैठ सकते हैं और काफ़ी देर तक बैठ सकते हैं। और हम योगा में अक्सर कहते हैं कि आसन जो है वो स्थिरम सुखम आसनम को कहते हैं। इसका मतलब है स्टेडी कंफर्टेबल पोस्चर। और ये वज्रासन एक ऐसा आसन है जो कि बहुत ही कंफर्टेबल है और करने में भी काफ़ी आसान है। तो देख लीजिए किस तरह से ये आसन किया जाता है। पहले मैट के ऊपर बैठना है, पैर को फैला के। उसके बाद एक पैर को मोड़ना है, फिर दूसरे पैर को मोड़ना है। इतना ध्यान में रखें कि इस आसन में जब हम बैठे तो हमारे हिप्स जो है वो दोनों हील्स के ऊपर रखने हैं और टोज जो हमारे हैं वो पीछे ज्वाइन कर देने हैं। ये आसन की खासियत ये है कि ये एक ही आसन है पूरे योग में जो कि आप खाने के फौरन बाद कर सकते हैं। और इस आसन के जो बेनिफिट्स है वो सबसे ज़्यादा ये है कि वो डाइजेस्टिव पावर्स बढ़ाते हैं। जिन्हें कोई डाइजेशन की प्रॉब्लम हो या गैस की तकलीफ हो या इंडिजेशन की तकलीफ हो या एसिडिटी की तकलीफ हो, वो ये आसन ज़रूर करें। जिनको घुटनों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो, कुछ आर्थराइटिस हो या फिर ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कोई बीमारियां हो, तो वो ज़रा संभाल के करें ये आसन, क्योंकि घुटने के ऊपर काफ़ी वज़न आता है। बस तो खुद को पहचानो, खुद के प्रति जागरूक हो जाओ, खुद को स्वस्थ रहना है ये नक्की करो। और जब स्वस्थ रह पाएंगे तो ही जीवन आनंदमय हो सकेगा। कोशिश करें।